हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने क्या देखा, यूनिट फर्स्ट की एंटी एरिथमिक ड्रग्स हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने ये देखा कि एंटी एरिथमिया क्या होता है, एरिथमिया क्या होता है और कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए। उसकी डिफरेंट क्लासेस देखी। उनमें जो फर्स्ट क्लास थी विच इज़ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, उस क्लास में 3 सब क्लासेस थी विच इज़ 1A, 1B एंड 1C, जिसमें से 1A क्लास की हमने 3 ड्रग्स देखी। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है क्लास 1B। सो बेसिकली जो क्लास 1B है, इस क्लास की जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, दे शॉर्टन फेज 3 रीपोलराइजेशन। हमने देखा था कि एक एक्शन पोटेंशियल के थ्रू हमारा जो हार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। उस एक्शन पोटेंशियल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट फेजेस होती हैं, फ्रॉम फेज 0 टू फेज 4। फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। उसकी फेज 3 में रीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। ये जो क्लास 1B की ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, फेज 3 में जो रीपोलराइजेशन होता है उसको ये शॉर्टन कर देती हैं। नेक्स्ट, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। जो पूरा एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसके पूरे टाइम ड्यूरेशन को ये डिक्रीज़ कर देती हैं और फेज़ 4 को प्रोलॉन्ग कर देती हैं। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लास 1B, जिसमें क्या होता है, इसकी जो ड्रग्स होती हैं वो शॉर्टन करती हैं फेज़ 3 रीपोलराइजेशन को, डिक्रीज़ करती हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को, और यहाँ पर ये एक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारी, इसमें जो ड्रग्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहली ड्रग है हमारी वो है हमारी लिडोकेन। लिडोकेन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इन जनरल क्लास में बोला है कि इट शॉर्टन द फेज 3 रीपोलराइजेशन एंड डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मीन्स ये क्या करती है, फेज 3 में जो रीपोलराइजेशन होता है उसके पाथ को तो शॉर्टन कर देती हैं और पूरा जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है उसे डिक्रीज कर देती हैं। So this is the mechanism of action of lidocaine. Now we go through the next step which is pharmacokinetics. और pharmacokinetics में basically क्या आता है हमारा ADME means absorption, distribution, metabolism and elimination. So इसके अंदर हमने पहला बात किया इसके मेटाबॉलिज्म का कि ये हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं। नेक्स्ट, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड करता है हिपैटिक ब्लड फ्लो पर। इसका जो टी हाफ होता है वो होता है 8 मिनट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड 2 हार्स होता है फॉर एलिमिनेशन। प्रोपेनोल के साथ अगर आप इसे देंगे तो डिक्रीज हाफ लाइफ ऑफ लिडोकेन। मतलब अगर प्रोपेनोल को लिग्नोकेन के साथ दिया जाएगा तो प्रोपेनोल क्या करेगा, लिग्नोकेन के हाफ लाइफ को डिक्रीज कर देगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट, इसकी जो डोज प्रिस्क्राइब की जाती है वो है 50 to 100 mg बाई बोलस रूट एंड 20 to 40 mg इन एवरी 10 to 20 मिनट इंट्रावीनसली। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो है ड्राउजीनेस, स्लर स्पीच, कन्फ्यूजन एंड कन्वर्जन्स। इन विच ड्राउजीनेस मतलब थोड़ा सा आलस सा आना, स्लर स्पीच मतलब आप प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हो, थोड़ा हकला के बोल रहे हो, कन्फ्यूज़न मीन्स थोड़ा सा अलग सा कन्फ्यूज सा हो जाता है पर्सन, और कन्वर्जन मीन्स उसको थोड़े कन्वर्जन्स आते हैं, उसको थोड़ा अलग सा चकराना टाइप्स उसको फील होता है। नेक्स्ट इज़ ड्रग इंटरेक्शन। तो पहला ड्रग इंटरेक्शन तो हमने जैसा कि फार्माकोकाइनेटिक्स में बताया है कि अगर प्रोपेनॉल के साथ आप लेंगे तो उसका टी हाफ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर टी हाफ डिक्रीज़ हो जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम तक के लिए ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें रहेगी,
जिसकी वजह से उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा बाय द टाइम, और इसकी वजह से वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कोज करेगा। तो प्रोपेनॉल बेसिकली उसने क्या किया, लिग्नोकेन की टॉक्सिसिटी कोज की। नेक्स्ट जो मायोकार्डियल डिप्रेशन इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन है इज़ इन्हांस्ड बाय फिनाइलटोइन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप फिनाइलटोइन के साथ इसे लेते हैं तो लिडोकेन का जो मायोकार्डियल डिप्रेशन इफेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि लिडोकेन जो है उसका इफेक्ट है ये मायोकार्डियल डिप्रेशन, लेकिन अगर आप उसे फिनाइलटोइन के साथ देंगे तो उसका इफेक्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ड्रग सेम क्लास से बिलोंग करती है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगी, एडिटिव इफेक्ट देंगी। नेक्स्ट है इसकी यूज़। तो यूज़ में क्या है हमारे पास, सबसे पहले VA यानी वेंट्रिकुलर अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी, अगर डिजिटेलिस ड्रग इन्हांस हो जाता है बॉडी में, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये दी जाती है। नेक्स्ट है हमारी ड्रग फिनाइलटोइन, ठीक है, ये हमारी सेकेंड ड्रग है, 1B क्लास से बिलोंग करती है जो। तो इसमें लिखा है कि फिनाइलटोइन वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्वल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कि आपने पहले भी एंटी कन्वल्सन ड्रग्स में देखा होगा कि फिनाइलटोइन किसके लिए मेनली यूज़ की जाती है, कन्वल्सन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, बट नाउ ऑल्सो बीन इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया। लेकिन अभी कार्डियक अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ होने लगा है। नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट कि फिनाइलटोइन जो ड्रग है अगर आप उसे लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में तो उससे क्या क्या उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला होगा रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की क्या टेंडेंसी होती है कि वो बाय द टाइम उसका वॉल्यूम इन्हांस होता है एंड वापस से कम होता है, ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप इसे ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन, कि कौन सी ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट करके इसके इफेक्ट में चेंज आएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरमफेनिकोल, डाइसल्फिराम एंड आइसोनियाजाइड द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइलटोइन इज इंक्रीज्ड since the later drugs inhibit the hepatic metabolism of phenyltoin। मीन्स अगर आप फिनाइलटोइन को क्लोरमफेनिकोल, डाइसल्फिराम और आइसोनियाजाइड ड्रग के साथ लेंगे तो ये ड्रग्स जो होती हैं वो फिनाइलटोइन की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसे तो इंक्रीज़ कर देती हैं, लेकिन जो उसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है उसे इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है यूज़, कि किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए फिनाइलटोइन दिया जाता है। सो फर्स्टली ये दिया जाता है एनेस्थीसिया के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा ये दिया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी के ट्रीटमेंट के लिए, जब ओपन हार्ट सर्जरी हो रही होती है तो उसमें भी फिनाइलटोइन प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट डिजिटलाइज्ड इंड्यूस्ड एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया इन चिल्ड्रन, मीन्स कि बच्चों में अगर डिजिटैलिस के ज़्यादा ले लेने से, इंटेक कर लेने से वेंट्रिकुलर अरिथमिया की कंडीशन कोज हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी फिनाइलटोइन प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड ड्रग है वो है मैक्सिलेटिन। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि बाय द ओरल रूट इट एक्ट एज ए लोकल एनेस्थेटिक्स एज वेल एज एन एक्टिव एंटी एरिथमिक। मीन्स अगर आप इसे ओरल रूट के थ्रू लेते हैं मैक्सिलेटिन को तो ये ओरल एनेस्थेटिक की तरह भी वर्क करेंगी और एक्टिव एंटी एरिथमिक की तरह भी वर्क करेंगी। जैसा हमने देखा कि फिनाइलटोइन इज़ ऑल्सो एन एनेस्थेटिक, और ये जो हमारी मैक्सिलेटिन है ये भी एनेस्थेटिक है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ तो क्या है, लोकल एनेस्थेटिक, और दूसरा क्या है, एक्टिव एंटी एरिथमिक ड्रग है। कब, जब आप इसे ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। एंड केमिकली एंड फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू लिडोकेन, और ये केमिकली और फार्माकोलॉजिकली इसका एक्शन किसके तरह होता है, लिडोकेन की तरह होता है। इट रिड्यूसेस ऑटोमेटिसिटी इन पुरकिंजे फाइबर्स बोथ बाय डिक्रीजिंग फेज 4 स्लो एंड बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये क्या करती है, रिड्यूस करती है
ऑटोमेटिसिटी इन पुरकिंजे फाइबर्स, जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं हमारे हार्ट में वो ऑटोमेटिसिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये जो ड्रग होती है वो क्या करती है, उस ऑटोमेटिसिटी को रिड्यूस कर देती है। किस तरीके से रिड्यूस करती है, दो मैकेनिज्म से रिड्यूस करती है। पहला जो फेज़ 4 है उसको स्लो करके, और दूसरा जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसको इंक्रीज करके ऑटोमेटिसिटी को रिड्यूस करती है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्सिलिटीन। नाउ द एडवर्स इफेक्ट्स, तो एडवर्स इफेक्ट है इसके ट्रिमर्स विच इज़ ऑल्सो कन्वर्जन लाइक इफेक्ट। नेक्स्ट हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर का कम होना, एंड ब्रेडिकार्डिया विच मीन्स हार्ट बीट का कम होना। नेक्स्ट इंटरैक्शन कि मैक्सिलिटीन को आप कौन सी ड्रग के साथ देंगे तो उसका क्या अनोदर इफेक्ट सामने आता है। तो व्हेन मैक्सिलिटीन इज एडमिनिस्टर्ड विथ फेनिलएटोइन विच इज बिलोंग्स टू द सेम क्लास एंड रिफाएम्पिसिन, या तो आप अगर मैक्सिलिटीन है आपके पास उसे आप फेनिलएटोइन के साथ दो या रिफाएम्पिसिन के साथ दो। सिंस दीज ड्रग स्टिमुलेट द हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, अब यहाँ जो हमारी पहले वाली ड्रग थी उसके अपोजिट एक्शन हो रहा है, इस ड्रग के अपोजिट एक्शन हो रहा है कि हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को तो स्टिमुलेट किया जा रहा है बट जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज की जा रही है। तो ये इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो ये जल्दी जल्दी हमारे ब्लड में से एलिमिनेट होती जाएगी। नेक्स्ट है इसके यूजेस, तो इसके दो यूजेस हैं हमारे सामने। पहला है VA विच इज एज सिमिलर एज वेंट्रिकुलर अरिथमिया, एंड नेक्स्ट है हमारा कॉन्जेनाइटल लॉन्ग QT सिंड्रोम विच इज़ अ हेरार्की सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है QT जो हमारी PQT ऐसे हमारी जो हार्ट बीट आती है उसमें जो QT जो हमारी पीक होती है वो और लॉन्ग हो जाती है और ये जेनेटिकली होता है। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने क्लास 1A देखी, क्लास 1B देखी, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्लास 1C। सो इसका बेसिक क्या एक्शन होता है क्लास 1C का कि मार्कली स्लो फेज़ 0 डीपोलराइजेशन। तो ये क्या करती है, जो फेज़ 0 होती है जिसमें डीपोलराइजेशन हो रहा होता है उसको स्लो करती है। नेक्स्ट स्लो कंडक्शन इन द मायोकार्डियल टिश्यू, तो मायोकार्डियल टिश्यूज़ होते हैं उनमें कंडक्शन को भी स्लो कर देती हैं। एंड थर्ड ये करती है माइनर इफ़ेक्ट्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड ERP। तो जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है उस पर भी कुछ छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स डालती है, और इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ERP मीन्स इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड पे भी माइनर इफ़ेक्ट्स ये डालती है। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो क्लास 1C की ड्रग्स होती है वो मार्कली स्लो करती है फेज़ 0 के डीपोलराइजेशन को, और ये यहाँ पे वर्क करती है इफ़ेक्टिव रिफ्रैक्टरी जो पीरियड है हमारा उस पर भी माइनर इफ़ेक्ट्स डालती है। नेक्स्ट है इसकी ड्रग्स, जिसमें जो हमारी पहली ड्रग है वो है फ्लिकेनाइड। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो है कि फ्लिकेनाइड जो होती है वो सप्रेस करती है फेज़ 0 अपस्ट्रोक इन पुरकिंजे एंड मायोकार्डियल फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स और जो मायोकार्डियल फाइबर्स हैं वो फेज़ 0 में जो अपस्ट्रोक करते हैं उसे ये क्या करती है, सप्रेस कर देती है। दिस कोजेज मार्क स्लोइंग of conduction in the cardiac tissue with minor effects on the duration of action potential and refractoriness। तो ये क्या करती है, जो हमारे कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो कंडक्शन होता है उसे स्लो कर देती है। मीन्स ऐसे नोट टू एवी नोट, फिर पुरकिंजे फाइबर्स, हीन्स ऑफ बंडल्स, तो उनमें जो ये कंडक्शन हो रहा होता है उसे स्लो कर देती है। और एज हमने पहले पढ़ा कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है उस पर भी माइनर इफेक्ट्स आती है, तो सेम वही बात बोलिए कि उस पे एक्शन पोटेंशियल पे और रिफ्रैक्टिवनेस जो है उस पर माइनर इफेक्ट्स डालती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है टॉर्साडे डी पॉइंट विच मीन्स वेंट्रिकुलर अरिथमिया एज टोल्ड बिफोर,
नेक्स्ट विजुअल डिस्टर्बेंस विच इज़ ऑल्सो लाइक ग्लूकोमा, एंड नेक्स्ट इज़ हेडेक मीन्स सिर दर्द। इसके जो यूजेस हैं वो है वेंट्रिकुलर अरिथमिया यानी कि VA जैसा पहले बताया है। सो ये हुई हमारी ओवरऑल क्लास 1 की ड्रग्स सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में विच इज़ बीटा ब्लॉकर्स। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं हमारे बीटा ब्लॉकर्स में वो है प्रोप्रानोल, मेटोप्रोलोल, एस्मोलोल एंड एसेब्यूटोलॉल। बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके बाइंड होंगे और उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। तो बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन क्या होता है और बीटा ब्लॉकर क्या होता है वो देखते हैं पहले। तो बीटा रिसेप्टर का अगर स्टिमुलेशन होगा तो 3 चीज़ें होंगी। पहला, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, यानी कि जो हमारे हार्ट है वो उनमें ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज़ होगी। दूसरा, डिक्रीज AV कंडक्शन, यानी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन जो है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और इंक्रीज़ होगा रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये होता है जब बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। पर बीटा ब्लॉकर्स ने क्या किया, उन बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, उनका जो एक्शन था उन्हें इनहिबिट कर दिया। तो उसका क्या रिजल्टेंट हुआ, डिप्रेस फेज 4 डीपोलराइजेशन इन पेसमेकर सेल्स। जो पेसमेकर सेल्स होती हैं, एसए नोड, एवी नोड होते हैं, उनमें जो फेज 4 डीपोलराइजेशन हो रही होती है उससे डिप्रेस करता है बीटा ब्लॉकर। और सेकेंड ये करता है स्लो साइनस एज वेल एज AV नोडल कंडक्शन, मीन्स जो साइनस होते हैं अपने एसए नोड वगैरह उनको ये स्लो कर देता है। और AV मीन्स आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल कंडक्शन होता है, यानी कि एसए नोड टू AV नोड जो कंडक्शन होता है उसे भी स्लो कर देता है, जिसका रिजल्टेंट डिक्रीज हार्ट रेट। जो HR होती है, हार्ट रेट होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो ड्रग्स हैं हमारी वो है पहली प्रोप्रानोल। इट इज़ अ फर्स्ट ड्रग। पहले देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्रोप्रानोल क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा स्लोप ऑफ फेज़ 4 डीपोलराइजेशन। फेज़ 4 में जो डीपोलराइजेशन हो रहा है उसे ये डिक्रीज़ कर देगा और प्रोलॉन्ग द ERP ऑफ AV नोड, मीन्स जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है उसका इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को ये प्रोलॉन्ग कर देगा। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया, मीन्स ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम कर देगा। नेक्स्ट, अस्थमा कोज कर सकता है और ब्रोंको स्पाज्म ये कोज कर सकता है, यानी कि जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उनमें भी स्पाज्म की कंडीशन इसकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट है इसके यूजेस। तो ये यूज़ किया जाता है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में, जैसा कि पहले बताया गया है कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन मीन्स जो आपके आर्टरियाँ हैं और वेंट्रिकुलर हैं उनमें एक रिदम नहीं बन पा रही हैं, दोनों एक साथ ऑन द सेम टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एक सेम स्पीड से नहीं हो पा रहे हैं। सेकंड, डिजिटलिस इंड्यूस्ड अरिथमिया, मीन्स अगर डिजिटलिस के ज़्यादा इंटेक करने की वजह से जो टॉक्सिसिटी हुई है उसको भी ट्रीट किया जा सकता है, उसकी वजह से जो अरिथमिया हुआ है उसे भी ट्रीट किया जा सकता है प्रोप्रानोल से। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ड्रग एस्मोलोल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा ही है कि बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक कर देगा। तो एस्मोलोल इज़ ए शॉर्ट एक्टिंग बीटा 1 सेलेक्टिव एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये क्या है, एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा 1 स्पेसिफिक फॉर बीटा 1 सेलेक्टिव, मीन्स बीटा 1 के लिए ही सेलेक्टिव है और एडिनो रिसेप्टर है और ब्लॉकर है, उसको ब्लॉक कर देगा। इट डजंट पॉजेज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, तो ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी नहीं रखता है और इसको दिया जाता है बाई IV रूट। इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो नोजिया यानी वॉमिटिंग जैसा फील आना। नेक्स्ट, हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर का रिड्यूस होना एंड हेडेक मीन्स सिर दर्द।
नेक्स्ट इसके यूजेस हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया विच इज़ VA। ये हुई हमारी क्लास 1, क्लास 2। अब हमारी नेक्स्ट आई क्लास 3 या क्लास 3 की ड्रग्स, जिसमें हमारे मेनली क्या आएंगे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो ये क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं फेज़ 3 के रीपोलराइजेशन को विदाउट अल्टरिंग फेज़ 0। तो हम ये जो ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली सिर्फ किस पे वर्क करेंगी, फेज़ 3 पे वर्क करेंगी और किसी अदर फेज़ को कोई अफेक्ट नहीं करेंगी। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। इसकी पहली ड्रग हम देख रहे हैं एमियोडारोन। ये जो ड्रग होती है वो आयोडीन कंटेनिंग लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। ये इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो है कि प्रोलॉन्ग करता है ADP बाय ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल्स, विच मीन्स कि ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ADP मीन्स एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। ADP वो स्टेट है जब 90% तक रीपोलराइजेशन हो चुका होता है। उस स्टेज को ये क्या करता है, और ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, ब्लॉक्स इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल। जो सोडियम चैनल एक्टिवेट नहीं है, इनएक्टिवेट हैं, उनको ही ब्लॉक करेगा। ये सारे को नहीं ब्लॉक करेगा, सिर्फ इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, बीटा ब्लॉकिंग एक्शन शो करेगा और ब्लॉक करेगा कैल्शियम चैनल्स को। नेक्स्ट डिक्रीज़ करता है कंडक्शन को और डिक्रीज़ करता है एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी को। सो हियर एक्टोपिक ऑटोमेटिसिटी का क्या मतलब है कि एक तो ऑटोमेटिसिटी हमारे एसए नोड एवी नोड ये कंडक्शन करके कोज करते हैं, और एक्टोपिक मीन्स हार्ट के बाहर कोई एक ऐसा सोर्स या कोई ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से ऑटोमेटिसिटी क्रिएट हो रही है, उनको भी ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो इसने क्या किया, कौन कौन से चैनल्स को ब्लॉक किया, पोटेशियम चैनल को बीटा ब्लॉकिंग एक्शन शो किया, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक किया, सोडियम चैनल को ब्लॉक किया और कंडक्शन को डिक्रीज़ किया। ऑटोमेटिसिटी जो एक्टोपिक थी, बाहर के किसी सोर्स या एजेंट से क्रिएट हो रही थी, उसे भी डिक्रीज़ किया। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, जिसमें सबसे पहले है अब्जॉर्प्शन, तो इसका अब्जॉर्प्शन वेरिएबल है, 30 to 65% ये अब्जॉर्ब हो जाती है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो है 2 डेज से लेकर के सेवरल वीक्स तक चल सकता है। नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट, कि अगर आप इसको ज़्यादा लेते हो तो उसके क्या, इसके साथ में, इस ड्रग के साथ में कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो पहला है कार्डियक हाइपोटेंशन, मीन्स ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकती है। ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट बीट को भी डिक्रीज़ कर देगी। QT प्रोलॉन्गेशन, जैसा हमने पहले भी देखा कि जो QT इंटरवल होता है उसे ये उसके टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं। और हार्ट ब्लॉक, बहुत ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द चैनल्स को ये ब्लॉक कर रही है, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, ये पूरे हार्ट को ही ब्लॉक कर दे। नेक्स्ट है इसमें कार्डियक फेलियर, सो पल्मोनरी न्यूमोटाइटिस लीडिंग टू पल्मोनरी fibrosis. This is also the side effects of amiodarone. amiodarone के साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं कि कार्डियक फेलियर भी कोज हो सकता है और पल्मोनरी न्यूमोनियाइटिस हो सकता है। अगर है तो वो इस ड्रग के देने की वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स अगर आपके लंग्स में पहले से न्यूमोनिया है, उसका इन्फेक्शन है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइबर्स के थ्रू फाइब्रोसिस में। नेक्स्ट ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, मीन्स कि जो आपकी स्किन है उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट GIT डिस्टर्बेंस, यानी आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियस या तो अपेटाइट की कंडीशन हो जाएगी या आपको भूख नहीं लगेगी या ज़्यादा भूख लगेगी, तो GIT डिस्टर्बेंस होगा। नेक्स्ट हिपेटोटॉक्सिसिटी, मीन्स लीवर में भी टॉक्सिसिटी की कंडीशन कोज हो सकती है।
नेक्स्ट है, इसी के अंदर जो हम सेकंड ड्रग देख रहे हैं वो है ब्रिटाइलम। ब्रिटाइलम जो है वो एक एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर है जो यूज़ की जाती है वेंट्रिकुलर अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए, यानी बीए के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड ड्रग है वो है सोटालोल। ये जो सोटालोल होती है दिस इज़ ऑल्सो बीटा ब्लॉकर जो सेम एक्शन परफॉर्म करेगी जैसे हमने पहले बताया। फोर्थ जो ड्रग है वो है डोफेटिलाइड। ये जो है वो एक सेलेक्टिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, मीन्स कि स्पेसिफिकली सिर्फ पोटेशियम चैनल को ही ब्लॉक करेगी। लेस एडवर्स इफ़ेक्ट्स, इसकी वजह से क्योंकि ये और रिसेप्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं शो कर रही है इसलिए इसके बहुत कम एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। ओरल यूज़ इन IF टू कन्वर्ट और मेंटेन साइनस रिदम। तो जब AF यानी आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो इसे ओरली दिया जाता है ताकि जो साइनस रिदम है उसको मेंटेन किया जा सके। क्योंकि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर अरिथमिया होता है, मीन्स हमारे जो आर्ट्रियल्स होते हैं और हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बीच में रिदम का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है, तो उसको ये मेंटेन करने के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ ड्रग है इसके अंदर वो है ibutylaide। इट इज़ एन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर यूज इन IV इन्फ्यूज़न इन AF, यानी अगर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है तो इसमें हम IV रूट से देते हैं और ये वाले जो डोफेटिलाइड है वो हम ओरल यूज से देते हैं। तो ये भी दोनों सेम है, बस दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक को हम ओरली देंगे और एक को हम इंट्रावेनस देंगे। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ क्लास विच इज़ एन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जैसे ही नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट द इनवर्ट मूवमेंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का जो अंदर की तरफ मूवमेंट है, इनवर्ट मूवमेंट है, उसको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से अगर कैल्शियम की कमी होगी तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम, तो डिक्रीज होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑटोमेटिसिटी एंड AV कंडक्शन। ठीक है, तो ये इसके एक्शन है। तो यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो हो रहा है कि ये क्लास 4 की जो ड्रग है वो स्लो करती है फेज 0 का स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, स्लो कंडक्शन इन टिश्यू डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम करंट सच एज AV नोड। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये सिर्फ फेज 4 में जो डीपोलराइजेशन होता है उसको स्लो करती है और जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो कंडक्शन हो रहा है उसे स्लो डाउन करती है बाय कैल्शियम करंट सच एज AV नोड और जो ऐसे नोड होती है उन पे ये एक्ट करती है। इसमें जो ड्रग आती है उनमें पहली ड्रग है हमारी वीराप्रामिल। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसके जो यूजेस हैं वो है टर्मिनेट करना PSVT को, विच मीन्स पैराऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया को ये टर्मिनेट करती है, विच इज़ अ टाइप ऑफ अरिथमिया, और कंट्रोल करती है वेंट्रिकुलर रेट को इन आर्ट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन। मीन्स जो आर्ट्रियल फ्लटर की कंडीशन होती है जिसमें आर्ट्रिया जो होते हैं उनमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, ज़्यादा वो फास्टली पंप कर रहे होते हैं उसमें, और जो फिब्रिलेशन की कंडीशन होती है उसमें जो वेंट्रिकुलर की रेट होती है उसे ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इसकी ड्रग इंटरैक्शन, मतलब कौन सी ड्रग के साथ ये कैसे एक्शन शो करेगी, तो ये क्या करती है, डिस्प्लेस करती है डिगॉक्सिन को फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स। मतलब अगर किसी रिसेप्टर पे डिगॉक्सिन जाके बाइंड हुआ है तो ये क्या करेगी, जाएगी और डिगॉक्सिन को तो वहाँ से रिप्लेस करेगी और खुद जाके वहाँ बाइंड हो जाएंगी। तो इसकी वजह से डिगॉक्सिन का जो लेवल है, प्लाज्मा लेवल, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या करती है, डिक्रीज़ करती है रीनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन को। पहला तो उसको रिप्लेस किया, दूसरा जब वो प्लाज्मा में ज़्यादा बढ़ गया तो उसका रीनल क्लियरेंस भी करवाती है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है और टॉक्सिसिटी नहीं होती है उसकी ब्लड में। सो दिस इज़ द समराइज फॉर्म ऑफ ऑल एंटी अरिथमिक ड्रग, जिसमें हम
चारों ड्रग्स देखेंगे, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर किस पे एक्ट करती है, और फिर इसका नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखेंगे। तो पहली जो है हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये क्या करती है, चेंज करती है फेज 0 के स्लोप को। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये कैन एबॉलिश ट्रैकी अरिदमिया कोज्ड बाय री एंट्री सर्किट। मीन्स ये क्या करती है, जो ट्रैकी अरिदमिया हो रहा है, मीन्स हार्ट बीट जो फास्ट हो रही है उसको ये एबॉलिश करती है, उसको कम कर देती है। ज़्यादा अगर हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ट्रैकी अरिदमिया हो रहा है, तो इसको ये ट्रीट करती है बाय री एंट्री सर्किट। नेक्स्ट है हमारा बीटा ब्लॉकर, जो सिंपल सी बात है, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, और कंडक्शन वेलोसिटी को भी ये फास्ट करता है। इसमें नोट है कि कैन इनडायरेक्टली अल्टर पोटेशियम एंड कैल्शियम कंडक्टेंस। मीन्स बेसिकली तो ये क्या है, पोटेशियम बीटा ब्लॉकर है, तो इसे बीटा रिसेप्टर पे ही काम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पोटेशियम और कैल्शियम के कंडक्टेंस को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा बेसिकली। तो इट इंक्रीजेज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन मीन्स ADP, और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड मीन्स ERP। तो ये APD को और ERP को इंक्रीज करता है और डिले करता है रीपोलराइजेशन को। ये दो इसके एक्शन हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये इनहिबिट करता है री एंट्री ट्रैकी कार्डिया, जो सेम हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी कर रहा था, वही चीज़ ये भी करता है। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, स्लोइंग द रेट ऑफ राइज इन फेज 0 ऑफ एसे नोड। एसे नोड की जो फेज 0 होती है उसको स्लो डाउन करता है। इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि ये डिक्रीज करता है कंडक्शन वेलोसिटी इन एसे एंड AV नोड। मीन्स एसे और AV नोड जो है उसमें जो कंडक्शन वेलोसिटी है उसको ये डिक्रीज करता है। तो ये तो हो गया आपका इन शॉर्ट चारों एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में। अब हमने एक और देखा था स्टार्टिंग में, अदर एंटी अरिथमिक ड्रग्स। मीन्स इन चारों क्लासेस के अलावा भी और ड्रग्स होती हैं जो अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। तो उसमें जो ड्रग आती है वो है एडिनोसिन। तो आप सभी को पता है कि एडिनोसिन क्या है, एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है। तो इट इज़ एन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हैविंग शॉर्ट एंड रैपिड एक्शन। इसका बहुत फास्ट एक्शन होता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इट एक्टिवेट्स ACE सेंसिटिव मीन्स एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ये एक्टिवेट करती हैं। कोजेज मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन थ्रू इंटरेक्शन विथ A1 टाइप ऑफ एडिनोसिन GPCRS ऑन एसे नोड कोरोनरीज। मीन्स ये क्या करती है, पहला तो इसने क्या किया, जो पोटेशियम चैनल थे, एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव वाले पोटेशियम चैनल थे, उनको एक्टिवेट किया। दूसरा इसने क्या किया, मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज किया। ये दोनों एक्शन इसने किसके थ्रू किए, इंटरैक्ट करके। जो एडिनोसिन GPCRS थे A1 टाइप के, जो कहाँ पे प्रेजेंट थे, एसे नोड पर, उनके साथ इंटरैक्ट करके इसने ये दोनों एक्शन परफॉर्म किए। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडिनोसिन। क्या बोला इसने इसमें कि ऐसे जो नोड हैं कोरोनरीज पर, उनमें जो A1 टाइप के एडिनोसिन GPCRS थे, उनके साथ ये ड्रग बाइंड हो गई और बाइंड होकर के एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट किया और मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज किया। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, वो है नोसिया, डिप्स, नोया, फ्यूसिंग और हेडेक। थैंक यू।